प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार है। 4 सालों में 105% फीस बढ़ाई। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। हमने नाम तो कटाया नहीं, फिर री एडमिशन और री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। ये स्कूल का गुंडागर्दी है। स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आप एनडीटीवी पर हमारी एक खास मुहिम देख रहे हैं, स्कूल फीस की फांस। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है। बड़े और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पहले से स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। इस बीच लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 42% पेरेंट्स ने कहा है कि बीते 3 सालों में 50 से 80% तक स्कूल फीस बढ़ाई गई है। अभिभावकों की इसी चिंता को लेकर आज की एनडीटीवी की यह मुहिम है, स्कूल फीस की फांस। अपनी इस खास मुहिम के तहत हम देश के न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों के अभिभावकों की परेशानी भी आप तक साझा कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारों की प्रतिक्रियाएं भी आपको हम दिखाएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे प्रशासन की ओर से किए जा रहे एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जिन बड़े सवालों को केंद्र में रखकर हम आज स्कूलों और अभिभावकों की परेशानी को लेकर चर्चा करेंगे, वो 10 बड़े सवाल क्या हैं, आइए आप जान लीजिए। क्या निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा कानून होना चाहिए? यह पहला और सबसे अहम सवाल है। क्या निजी स्कूल स्पष्ट कानून नहीं होने का फायदा उठाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। एक साथ 3 महीने की स्कूल फीस पर लगनी चाहिए पाबंदी। वहीं चौथा सवाल जो हम आपके माध्यम से आज पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या पढ़ाई के अलावा डेवलपमेंट के नाम पर जो फीस वसूली है वो जायज है? कई स्कूलों में डेवलपमेंट फीस जो है वो ली जाती है। क्या स्कूलों से कॉपी किताबों की खरीद नहीं लगनी चाहिए रोक? स्कूलों में अनिवार्य किया जाता है कि आपको कॉपी किताब यहीं से खरीदनी है, स्कूल कैंपस से, या इसी से कोई दुकान जो है उससे जुड़ी। क्या एडमिशन के वक्त लगने वाले डोनेशन पर बैन होना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूलों में अगर आपको दाखिला चाहिए तो डोनेशन देना होगा। ये कितना जायज है, इस पर भी सवाल आज हम उठा रहे हैं। क्या स्कूलों से ही यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता को खत्म करना चाहिए? इस बाध्यता को खत्म होना जरूरी है, यह भी बड़ा सवाल है। और क्यों ना डिजिटल लर्निंग के नाम पर फीस में बढ़ोतरी पर लगे रोक, यह भी एक बड़ा सवाल है जो आज हम दिन भर अपनी इस मुहिम में उठा रहे हैं। और वहीं एक अहम सवाल है जो तमाम पेरेंट्स एग्री करते हैं, वो ये है कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर लगने वाली जो फीस है स्कूलों की वो बंद होनी चाहिए? तो वहीं अंतिम सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं अपनी इस मुहिम के जरिए वो ये है कि स्कूल फीस बढ़ोतरी का तय फॉर्मूला सरकार आखिर क्यों नहीं बनाती? एक तय फॉर्मूला के तहत फीस जो है वो आखिर क्यों नहीं तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी फिक्स कर दी जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी प्राइवेट स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस से पेरेंट्स परेशान हैं। ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों के नाम पर ली जा रही मोटी रकम से अभिभावकों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने कुछ अभिभावकों से बातचीत की है। जरा समझिए कि क्या है इन अभिभावकों का ये दर्द। 2 लाख रुपए एक बच्चे के दूंगा मैं ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ के लाऊं? मैं 5 लाख के करीब देता हूँ पूरे साल में। ट्रांसपोर्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 20% के करीब बढ़ाया है। अभी 11,000 रुपए फी थी, अभी वो पहुंच के 17-18,000 हो गई हैं। देश भर के तमाम स्कूलों में नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर अभिभावकों में चिंता दिख रही है। इनकी चिंता न सिर्फ स्कूलों में दाखिले को लेकर है बल्कि हर साल ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई, किताब, यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली जा रही मोटी रकम को लेकर भी है। ऐसे में अब पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कुछ स्कूलों में, जैसे कि हमारे स्कूल में है, बिल्डिंग बन रही है,
बोलते हैं जी बन रही है, कई साल हो गए हैं, अभी तक नहीं बनी है। अब आप किस बेसिस पे, जब फीस आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो आप कैसे वो फीस बढ़ाए जा रहे हो? 10% से आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हो कि हर साल आप बढ़ाओगे? इतना तो इन्फ्लेशन नहीं है। हमें एक दिन कमिट किया गया कि हमारी ये बिल्डिंग होगी, ये फैसिलिटीज़ होंगी और इसके बिहार पे हम आपसे ये फीस लेना चाहते हैं। वैसा बोल के लिया गया। बिल्डिंग आज तक रेडी नहीं हो रही है, फैसिलिटीज़ आज तक नहीं है और 4 सालों से यही कहा जा रहा है हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। जी, आपने गौतम बुद्ध नगर के कुछ स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स का दर्द सुना। यह एक वानगी भर है। उत्तर प्रदेश के कई प्राइवेट स्कूलों का कुछ ऐसा ही हाल है। ट्रांसपोर्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 20% के करीब बढ़ाया है अभी, और 8 महीने पहले अराउंड 20% के आसपास 30% बढ़ाया था। 2 लाख रुपए एक बच्चे के दूंगा मैं ऐसे कौन सी नौकरी ढूंढ के लाऊं जिसमें मैं 4 लाख रुपए हर साल अपने बच्चे के दूं, फिर मैं रेंट के दूं, मैं 50 चीज़ों के दूं। एक बच्चे के मैं 5 लाख रुपए। हाँ, मैं 5 लाख के करीब देता हूँ मैं पूरे साल में जो है। जब हमने एडमिशन करवाए थे तब फीस बहुत कम होती थी। पिछले 4 सालों में 21 में एडमिशन करवाया हमने, आज हम 25 में खड़े हैं। तो अब आप देखिए कि फ़ीस कहाँ 12-13 हज़ार से किस तरह 18 हज़ार पे ले आए हैं। जब वो क्लास 2 में था, 1 में था, 11,000 रुपये फ़ी थी, अभी वो पहुंच के 17-18 हज़ार हो गई हैं। मुझे लग रहा है जब तक मेरा बच्चा यहाँ से 10th करके निकलेगा 1 लाख रुपये जैसे फ़ी तो पहुँच जाएंगे इनके। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर बेखबर है। समय समय पर वह स्कूलों का ऑडिट और उन पर जुर्माना भी लगाते रहते हैं, लेकिन इन तमाम चिंताओं से मुक्त होकर स्कूल हर साल फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस साल पेरेंट्स के प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें कई स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है और कुछ पर जुर्माना भी लगाया गया है। DFRC की मीटिंग कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में हुई थी और उसमें सभी स्कूलों का रिव्यू हुआ है। तो ऐसे 66 स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने कितना बढ़ाया उसका कोई डिटेल DFRC को अभी तक दिया नहीं है। सबको 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगी उनके ऊपर है। उनको तुरंत वो पेनल्टी जमा करनी होगी, जवाब उनका संतोष नहीं होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यही नहीं, प्रशासन ने स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। हम लोग स्कूलों में जाएंगे फिजिकली और वहाँ पे जांच करेंगे और जो भी उसका अगर शिक्षकों से भी मिलेंगे और बच्चों से और उनके अभिभावकों से भी मिलेंगे और यदि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की सालाना फीस बढ़ोतरी की सबसे अधिक मार लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जेब पर पड़ती है, जिसकी संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा का संकट अब के माता पिता को सताने लगा है। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में सरकार इस बड़े वर्ग को किस प्रकार से राहत देती है। गौतम बुद्ध नगर से सहयोगी पवन कुमार तिवारी, संजय कौशिक के साथ पल्लव मिशन टीवी इंडिया। पल्लव की रिपोर्ट आपने देखी। अभिभावक किस कदर परेशान हैं, अपनी परेशानियों को वो आज NDTV की इस मुहिम के साथ साझा करते हुए नजर आए। मेरे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो फीस की फांस है ये कहां तक जायज है। अशोक अग्रवाल अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। मेरे साथ डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर है KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल की, वो जुड़ रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर CB शर्मा शिक्षाविद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका सर। और दीक्षा आनंद अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं 10 रीजन स्कूल की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। और मेरा सवाल पहले डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपसे ही है, ये कहां तक जायज है जो स्कूलों की तरफ से डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फीस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फीस, ये तमाम स्कूल्स जो वसूल रहे हैं, ये कहां तक जायज है? खास तौर पर गर्मी के महीने में जब कुछ स्कूल्स ये भी कहते हैं पेरेंट्स को कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फीस भी भरनी होगी, ये कितनी जायज है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन फीस शुरू से ही 11 महीने की ली जाती थी और वही ली जानी चाहिए। 12वें महीने जब ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा तो उसका लेने का कोई मतलब नहीं है और उसको ही पैन आउट करके जो भी खर्चा होता है, मतलब वो भी एक साइंटिफिक होता है। बसों की किश्तें जाती हैं, बसों को ड्राइवर और कंडक्टर चाहिए होते हैं, आजकल तो लेडी गार्ड्स भी चाहिए होती हैं, उसके साथ ही मेंटेनेंस भी होती है, बसेस की इंश्योरेंस होती है। इन सब का खर्चा लगा के जो है वो बस की फी तय की जाती है और उसको 11 ही महीने का रखना चाहिए। ऑल्दो कि काफी लोगों का ये कहना है कि इंश्योरेंस 12 महीनों की होती है, आप ड्राइवर कंडक्टर को निकाल नहीं सकते, आप लेडी गार्ड्स को निकाल नहीं सकते, तो उनकी तनख्वाहें जो है वो जानी होती है। दूसरी बात रही डेवलपमेंट फीस और इन सब फी का, एक फी रेगुलेशन एक्ट जो है वो काफी स्टेट्स में आ गया है। जैसे यूपी में
अभी हमने आपकी रिपोर्ट में ही देखा कि डीएम और जो शिक्षा अधिकारी थे वो लोग बात कर रहे थे डीएफआरसी की। तो फी रेगुलेशन एक्ट है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, हर स्टेट में, मतलब काफी स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन मैम एक सवाल तो ये भी है, सारे एक्ट्स होने के बावजूद तो मैं स्कूल एक सेकेंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं ये कहूंगी कि हर साल जो फी बढ़ती है, जो टीचर्स होते हैं उनको 3% का इंक्रीमेंट हर साल मिलना होता है, उसके ऊपर डीए आता है। तो जो एक फॉर्मूला है सीपीआई प्लस 5% का, या कितनी सैलरी टीचर्स की बढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली फी को बढ़ाना चाहिए। ये जो 20%, 21%, 40% है उसके साथ मैं अग्री नहीं करती, पर उसके साथ साथ जो एक जायज आपका है सीपीआई प्लस 5%, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितना इंक्रीमेंट टीचर्स को मिल रहा है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि टीचर्स को इंक्रीमेंट ही नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो डीए आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फीस बढ़नी चाहिए। फीस स्टैटिक नहीं हो सकती, ये हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है कि हर स्कूल को 25% ईडब्ल्यूएस भी बच्चों को पढ़ाना होता है। उसकी फी भी जो है वो इन्हीं नॉर्मल बच्चों के ऊपर लोड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या ही देती है। मतलब अगर हम देखें यूपी नहीं, तो ये तो अपने आप में ये तो अपने आप में फिर जो आप बात बोल रहे हैं मैम, उससे ये सवाल उठता है ना कि एक तरफ आप ये कह रही हैं कि जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें मैम एक बार सवाल सुन लीजिए। एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। मैम मैं सवाल तो कंप्लीट कर लूं मैम मैं सवाल तो कंप्लीट कर लूं। अगर आप ये मुझसे कह रही हैं, पहले वाली की जवाब दे रही हूं सर, पहले सवाल का ही नहीं, मेरा दूसरा सवाल मैम ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इनका फीस भी जो है उन्हीं नॉर्मल स्टूडेंट से वसूला जाएगा, तो ये कितना और कहां तक जायज है मैम? सर ऐसा है कि पहले जो क्लासरूम्स होते थे वो 30 बच्चे अगर पेइंग बच्चे होते थे, अब जो है वो 25 बच्चे पेइंग बच्चे होते हैं। तो कोई भी स्कूल स्टैटिक नहीं रह सकता, उनको कहीं ना कहीं से तो अपने खर्चे निकालने हैं। टीचर तो पूरे 30 बच्चों को पढ़ाएगी। लेकिन मैम ऐसे तो कई स्कूल्स मैं पर्सनल जानता हूं जहां सेक्शंस जो हैं ए से शुरू होते हैं और GH तक पहुंचते हैं। मैम आप ये जो लॉजिक दे रही हैं, इस लॉजिक का काउंटर लॉजिक ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसे कई स्कूल्स हैं जहां सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन ए से शुरू होकर FGH तक पहुंचता है। सर मोस्टली स्कूल्स 4 से 6 सेक्शंस के होते हैं, जहां GH XYZ तक पहुंचते हैं। वो 1 2 4 5 स्कूल्स होंगे, उनकी अलग समस्याएं होंगी, उनको अलग से आप बात कर सकते हैं या पेरेंट्स बात कर सकते हैं, बट जो एक नॉर्मल स्कूल ठीक है, और भी मेहमान मेरे साथ है मैम, मैं उनका भी रुख करता हूं। बच्चों का ही होता है। ठीक है, मैं समझ गया। आपका पॉइंट ये है कि जो स्कूल्स पर बर्डन है वो आखिरकार हम किससे लेंगे, तो वो हम लेंगे बच्चों से ही। ठीक है, मैं समझ गया, वो हम उन पेरेंट्स से लेंगे जिनके बच्चे नॉर्मल कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। मेरे साथ अशोक अग्रवाल जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, आपने अभी सुना मैम का लॉजिक ये कि जो महंगाई है वो बढ़ी है और बढ़ती हुई महंगाई का जो बोझ है वो आखिरकार तो आप पेरेंट्स ही उठाएंगे। देखिए, अभी ज्योति मैडम ने ना एक बहुत भयंकर स्टेटमेंट दे दिया है, उसको डील करना पड़ेगा। उनका कहना है कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनका भी खर्चा जो है हम जो फीस देने वाले पेरेंट हैं उन पे डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने सर उस पे काउंटर किया जी। ज्योति मैडम को ये पता नहीं है कि नंबर 1 ये जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं इसके लिए सरकार जो है वो इनको रीइंबर्समेंट करती है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, और उसके बाद अगर ये किसी भी तरीके से उससे भी चार्ज करते हैं या उसके नाम से चार्ज करते हैं तो ये टोटली इलीगल है और मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर मॉडर्न स्कूल के केस में ये कहा था कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ये एक बच्चे के खर्चे के लिए दूसरे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते, किसी को भी नहीं डाल सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ईडब्ल्यूएस वाला, ये बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग है, मतलब लॉ इसको परमिट नहीं करता है। मुझे लगता है मैडम ज्योति को करेक्ट करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो आज चल रही है पूरे देश के अंदर, इसकी जो बिगनिंग हुई वो 1997 में हुई, जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने 5th पे कमीशन को लेके 40 to 400% बढ़ा दिया, और पहली बार हिंदुस्तान में मिडिल क्लास जो है ना वो सड़कों पे आ गया।
और उसके बाद हमको PIL फाइल करना पड़ा 97 में। 98 में जो जजमेंट आया ना, उस पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की जरूरत है। वो ये कि ये जो इनके जो लीगल पिलर्स हैं एक प्राइवेट स्कूल के, वो ये होते हैं फिलैंथ्रोपिक, कम्युनिटी सर्विस, नो प्रॉफिटरिंग एंड नो कमर्शियलाइजेशन। अब आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से या कोई भी पेरेंट इसको समझेगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा आप मेरे बच्चे पे करते हो वही आप ले सकते हो, और उसका जो हिसाब है वो आप मेरे को देंगे। जैसे गांव में कोई कोई लड़की की शादी होती है तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और खर्च कर देते हैं और पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है ना कि एक साल में इतने फीस लेते हैं ये कि अगले साल एक स्कूल और बना लेते हैं। और जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसमें क्लियरली लिखा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ नहीं ले सकते। लेकिन होता क्या है, कंप्यूटर खरीदने के पैसे दे दो। ये ओवरऑल एक बिजनेस मॉडल है सर, जिसके आप ब्रांचेस जो है वो खुलते हुए हर नए साल में नजर आते हैं। कई स्कूल्स के कितने ब्रांचेस है ये हम देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दीक्षा आनंद जी। इसके लिए जरूरत है, मैं एक लाइन में बात अपनी खत्म करता हूँ। इसके लिए जरूरत है देश में एक नेशनल लॉ लाने की, फी रेगुलेशन। पूरे देश में प्रॉब्लम है ये। कुछ स्टेट्स ने लॉ बनाया वो भी आपस में कंट्राडिक्टरी है, बहुत सारा डिससेटिस्फैक्टरी है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी नहीं होता। तो पार्लियामेंट को हम, और इसीलिए आज NDTV की इस मुहिम में हम देश के हर कोने की आवाज जो है वो रख रहे हैं। देश के उन शहरों की आवाज जिनकी आवाज अमूमन सामने नहीं आ पाते, वहां से भी हम रिपोर्ट जो है वो दिखाएंगे। मेरे साथ दीक्षा आनंद जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन द सृजन स्कूल की। दीक्षा, सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है एक लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक के काउंटर लॉजिक ये है कि क्या इस बढ़ती हुई महंगाई का जो बोझ है वो स्कूल्स पूरी तरीके से पेरेंट्स से वसूलेंगे? बीच सेमेस्टर में, बीच ईयर के दौरान एडमिशन के बाद जो अलग अलग तरीके के फीस ऐड किए जाते हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, आप द सृजन स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या मेजर्स आप लोग बतौर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, जब आप एक उस संस्था पर होती है जहां आप लोगों को ये जिम्मेदारी होती है कि आप चीज़ों को तय कर सकती हैं, आप लोग सजेस्ट करती हैं स्कूल्स को? सर, हमने ऐसी चीज़ के लिए सजेशन दिया था। हमें मिड टर्म फी हाइक हुई थी 30% हमारे स्कूल में लास्ट ईयर। 18 अप्रैल को हमें बताया गया था कि 30% फी इंक्रीज होगी, और हमने स्कूल रेगुलेटर से बात करी थी कि ये क्या रीज़न है कि आपने इतना परसेंट फी हाइक किया है। ये कब बताया गया था मैम आपको, कब बताया गया था? 18 अप्रैल को, मतलब सेमेस्टर शुरू होने, 25 साल शुरू होने से पहले। सर मिड टर्म फी हाइक हुई थी सर। अच्छा। और हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं बताई गई थी कि फी हाइक होगी, और फी हाइक होने के बाद हम लोग मिले थे मैनेजमेंट से, और हमने उनको बोला था कि आपने इतनी परसेंटेज क्यों हाइक करी है, कोई रीजन होगा। तो उन्होंने बोला कि हमने टीचर्स को 7th पे कमीशन दी है और हमारे पास फंड शॉर्ट है, और इसके लिए हमें इतना हाइक करना है। हम लोग तो इसको 50% करना चाहते थे, बट पेरेंट्स का सोचते हुए हमने 30 किया। एंड इस साल सर फिर उन्होंने 20% हाइक किया है विदाउट एनी ड्यूरी अप्रूवल। कोई ड्यूरी अप्रूवल नहीं है। हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास बहुत कंप्लेंट्स लेके जा चुके हैं, वो लोग भी कुछ एक्शन इसमें नहीं ले रहे हैं। इवन हम CM से मिलकर आए थे रिसेंटली, और मैम ने बोला कि वो 10 इयर्स की ऑडिट प्लान कर रहे हैं स्कूल्स के लिए जिन्होंने फी हाइक किया है, बट सर आज तक कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी मैम आप जो कह रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 30% फीस बढ़ोतरी हुई, आप लोगों ने शिकायतें की, आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाकर बातचीत की, लेकिन कहानी जस के तस रही। वो 30% जो फीस राइज हुआ वो देना ही पड़ा। सर इवन सर इस साल फिर 20% हाइक करा सर, हमारा टोटल 50% फी हाइक हो चुका है, और कोई इसमें कुछ DOE भी कुछ नहीं कर रहा है। हमारा अभी वापस अप्रैल 2 को इन्होंने फिर हमें 20% फी हाइक दिया है। सेकेंड इशू सर ये हो रहा है स्कूल्स में कि बुक्स एंड यूनिफॉर्म सर स्कूल में ही दी जा रही हैं, उसका रेट बाहर कम है, बट हम लोगों को बाहर नहीं दिया, उनको हमें बुक्स का सेट का नेम ही नहीं बताते हैं बुक्स का कि आपको बाहर आप ले सकते हो। सेकंड सर स्टेशनरी कंपलसरी है, आपको स्टेशनरी स्कूल के उससे लेनी है। और सर हमारे स्कूल में 5 यूनिफॉर्म्स हैं, मतलब नर्सरी की अलग है, KG की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, एंड 6th की फिर अलग है। तो सर कोई सोल्यूशन ही नहीं है इन चीज़ों का। मैनेजमेंट सिंपल कहती है कि हम लोगों को 7th पे कमीशन, अब नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन आ रही है, तो हो सकता है हमें 30% और हाइक करना पड़े। नहीं, इसमें अपने आप में बड़ा सवाल तो ये है कि बीते 1-1.5 साल के अंतराल में 50% का फीस हाइक, उसके बाद क्लास जो अलग अलग हैं। नहीं सर, एक बोलेंगे सर 18 अप्रैल को हुआ था सर एक हाइक, और एक 1 अप्रैल को, तो
एक्चुअली 24-25 है, बट एक्चुअली आप देखेंगे तो एक साल के अंदर इन्होंने 50% एक कर साल दिया के अंदर 50%, ठीक है नहीं रुके। मैम, ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसीलिए आज हमने ये मुहिम जो है वो चलाई है, ताकि जो तमाम सरकारी अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे, वो इस बात को समझ सके कि आखिर किस तरीके से मनमानी जो है वो की जा रही है। हाँ, तो स्कूल सेकंड ये कर रहे हैं कि अगर आप पुरानी फीस देते हैं जो आपको लगता है कि डीओ अप्रूव्ड है, सर आपके बच्चों को रिसेप्शन पे बिठाया जाता है। अभी कल परसों का एक वाकया है, एक नामी ग्रामी स्कूल है, उसने अपने तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने फीस नहीं भरी थी, जो पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बच्चों को लाइब्रेरी में जो है वो बंद कर दिया था। मेरे साथ डॉक्टर सीबी शर्मा शिक्षाविद है, वो जुड़ रहे हैं। सर, आज के दौर में जब हम पेरेंट्स की ये तमाम शिकायतें देखते हैं और दूसरी तरफ हम स्कूल्स का ये रवैया देखते हैं, तो फिर सवाल जो नजर आता है वो ये कि शिक्षा से बड़ा तो बिजनेस आज के दौर में कोई है ही नहीं, जो प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से मनमानी ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं। चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि आपने ये मुहिम कैसे उठा लिया, और आपका जो अंतिम प्रश्न था या जितनी चर्चा है वो केवल प्राइवेट स्कूल्स पर हो रही है। मैं एक अलग प्रश्न उठाना चाहूंगा। ज्योति जी प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अशोक जी और दीक्षा जी पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न होगा, आप सरकारी विद्यालयों के बारे में क्यों प्रश्न नहीं उठा रहे हैं? करेक्ट। सरकारी विद्यालय नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने को बाध्य हैं। आप जरा सरकारी स्कूलों को ठीक करने की बात करिए और उसको ठीक कराइए, वो नहीं होगा। मैं दूसरा प्रश्न जो उठा रहा हूं कि ये जितने भी अधिकारी जा रहे हैं विद्यालयों का इंस्पेक्शन करने, या जितने भी लोग विद्यालयों के संदर्भ में नियम कानून बना रहे हैं, वो पहले वादा करें और प्रॉमिस करें कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो प्राइवेट में नहीं पढ़ते हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ाते तो प्राइवेट, मेरा भी बच्चा प्राइवेट में पढ़ा और ये सारा फीस हमने दिया, लेकिन इसलिए दिया क्योंकि सरकारी स्कूल में भेजते तो मेरा बच्चा कहीं पहुंच ही नहीं पाता। तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिले, लेकिन पैसा हमको नहीं देना पड़े। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं बिल्कुल शिक्षाविद की तरह एनालिसिस करने बैठा हूं। आप जब तक पैसा नहीं लगाएंगे अच्छी शिक्षा कैसे होगी? मैं प्रश्न करना चाहता हूं, हमने सेस दिया है एजुकेशन के लिए, जरा ये प्रश्न पूछ के देखिए कि सेस का पैसा जो कलेक्ट हुआ था वो शिक्षा पर खर्च हुआ है? ये जो ईडब्ल्यूएस की बात है, वर्षों तक सरकार रीइंबर्स नहीं की है प्राइवेट स्कूल्स को। आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन मैं ये प्रश्न पूछूंगा, आप ईडब्ल्यूएस के 25% बच्चों को देते हैं विद्यालय में और उसका फीस नहीं रीइंबर्स करते हैं क्योंकि सरकार बहुत पावरफुल है, वो जो चाहे करेक्ट। तो मेरा ये प्रश्न होगा, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के बच्चों का फीस आप रीइंबर्स कर दीजिए प्राइवेट स्कूल्स को। देखिए, मैं दो प्रश्न उठाऊंगा प्राइवेट स्कूल्स के संदर्भ में। एक तो ये बड़े लोगों का विद्यालय है, आप छू नहीं सकते हैं, ये सरकार के तंत्र से बड़े हैं, ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न ये है कि ये बड़ी शिद्दत से, मेहनत से काम करके अच्छा विद्यालय बनाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, तो अच्छी शिक्षा में दाम तो लगेगा। हम अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दाम नहीं देना चाहते, ये तो लगेगा नहीं। वो दाम नहीं सर, मैं आपको माफी के साथ तो इसमें करेक्ट करूंगा, दाम देने में मुझे लग रहा है तमाम जो अभिभावक हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसा हमारे साथ अभी दीक्षा आनंद जुड़ी है, उन्होंने बताया कि अगर एक साल में 50% की फीस हाइक हो रही है तो उस पर तो सवाल उठना चाहिए, उस पर तो ऑब्जेक्शन जो है वो लाजमी है ना सर। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपने एक पॉइंट उठाया है वो बहुत वैलिड है सर, कि सरकारों की भी जिम्मेदारी अपने स्तर पर कि आप प्राइवेट स्कूल्स पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल्स को भूल जाते हैं, वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहां क्या फैसिलिटी है बच्चों को, ये आप क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं? लेकिन मेरे साथ डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी हैं। मैम, आपने अभी जो बात कही उस बात से कई बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों से इतर एक सवाल मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे ऑफिस में भी तमाम अभिभावक हैं, वो कहते हैं स्कूल्स जो हैं वो कई सारी एक्टिविटीज के नाम पर साल भर जो है वो 1000-2-2 हजार रुपए की रकम जो है वसूलते रहते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज सब कुछ पेपर्स में ही नजर आती हैं, उनका फायदा किस तरीके से हो रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम स्कूल्स क्यों नहीं अपने आप में ला रहे हैं? ये इसके लिए भी सरकार जो है वो ही कुछ करेगी। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि स्कूल्स बीच बीच में किसी चीज के लिए जो कि मैंडेटरी करिकुलम ट्रांजैक्शन है, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करता। पर अगर कोई ट्रिप बाहर जा रही है या बच्चे समर में कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए जरूर सर्कुलर दिया जाता है।
पर खेल कूद के लिए, एक्टिविटीज के लिए, आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए। मैम स्पोर्ट्स डे पर ड्रेस चाहिए, उसके लिए 1000 रुपए की फीस। एनुअल डे पर मैम इवेंट होना है, उसके लिए 2000 रुपए की फीस। ऐसे तमाम फीस है जो साल भर में स्कूलों द्वारा वसूली जाती है। अगेन मैं फिर से कहूंगी कि ये फी रेगुलेशन एक्ट में ये चीजें मेंशन्ड हैं कि आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, आप कॉम्पोजिट फी लेंगे। और दूसरी बात, मैं अभी जो डॉक्टर सीबी शर्मा ने कहा, मैं बिल्कुल मतलब उनके साथ उसी तरीके से बताना चाहती हूँ कि आप बात करते हैं, अभी अशोक अग्रवाल जी बात कर रहे थे कि स्कूल्स को गवर्नमेंट पैसा देती है, तो 4000 रुपए पर बच्चा साल का मिलता है स्कूल को। नहीं, वो पॉइंट बहुत वैलिड है मैम कि सरकारों को, सरकारी स्कूल्स को भी सुधारने की जरूरत है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से मनमानी ढंग से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये भी एक जायज सवाल है। मैं लगातार हम इस मुहिम में, मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ मैम, मेरे पास थोड़ी समय की कमी है। आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ बताइए मैम, बताइए मैम, प्लीज मेक इट शॉर्ट मैम जी। आपने गलत उसको ले लिया। मैंने ये नहीं कहा कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों की फीस जो है वो नॉर्मल पेरेंट देते हैं, पर वो एक बोझ है स्कूलों पे। हम लोगों को 4 साल से रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है और 4000 रुपए पर ईयर पर बच्चा। नहीं मैम, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिया, आपका ही जो स्टेटमेंट था मैम, आप जब स्कूल बनाती हैं उसको लेकर टैक्स में मैम, नो आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग मैम, ठीक है मैम, आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग। आपने इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया, मैं तो शब्द से वही कोट कर रहा था, आपके ही शब्द थे कि जो ईडब्ल्यूएस बच्चों की फीस है वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर ही आती है। और दूसरी बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना मैम, जब आप एक स्कूल जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करती है तो कितने प्रकार के रिबेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलते हैं, कितने प्रकार की जो चीजें हैं, रिलैक्सेशंस वो मिलती हैं, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। ठीक है, बात अब जरा मैं उत्तर प्रदेश की करता हूं। हम केवल बड़े जो हाई प्रोफाइल स्टेट्स हैं वहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जगहों की भी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही बढ़ती जा रही है, मनमानी तरीके से यहां भी फीस की वसूली की जा रही है। स्कूल फीस के अलावा कई तरीके से फीस जो है वो वसूली जाती है, जिनमें किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म के नाम पर अलग अलग फीस जो है वो लगातार स्कूल चार्ज करते हुए नजर आते हैं। बाजार मूल्यों से ये फीस महंगे होते हैं और स्कूल में ही यूनिफॉर्म लिया जाए इसके लिए अभिभावकों को बाध्य किया जाता है और हर साल बढ़ती हुई फीस अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आती है। नया सेक्शन चालू होने से बच्चों का हर साल फीस भी डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद उन लोगों का सिलेबस भी चेंज हो जाता है। छोटे बच्चों की फीस, छोटे बच्चों का पढ़ाना, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उस हिसाब से मैनेज नहीं होता, घर की दाल रोटी ही चलाना मुश्किल होता है इस समय में। मिडिल क्लास वालों को तो बहुत दिक्कत आ रही ना, क्योंकि हर साल वही कॉपी भी बुक्स चेंज कर रहे हैं, ड्रेस भी चेंज करना, टाई बेल्ट भी। अरे हर साल क्यों करते हैं, 5 साल में कर लो, फिर करना 1 साल पहले तो बताओ कि ये होना है। अचानक हर चीज़ बताई जा रही तो मिडिल क्लास वाले कैसे कर पाएँ। शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बड़ा महंगा हो गया, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और छोटे बेटे का तो अभी उसको ढंग से किताब को खोलना नहीं आता, लेकिन उसका कोर्स इतना महंगा है एक आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। नर्सरी, केजी, प्राइमरी जैसे तमाम क्लासरूम्स में 20-30 टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो स्कूल्स मुहैया कराते हैं। कई बड़े सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ 50% तक फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों की जो स्कूल फीस है वो बहुत बड़ी है। ऐसे में बच्चों के माता पिता का कहना है कि इस साल पढ़ाई कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई है। आज के समय में बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम है। इस समय जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हर स्कूलों में हर वर्ष रीएडमिशन के नाम पर और फीस वृद्धि के नाम पर हमेशा इनके फीस बढ़ते रहते हैं। हम अभी तक अपने बच्चे का फीस नहीं जमा कर पाए। कारण क्या है कि इतनी महंगाई होने के कारण एक तो फीस की समस्या है, दूसरी समस्या क्या है ना कि किताब के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं और ड्रेस के भी दाम। और इनके ड्रेस एक चिन्हित दुकान से मिलेंगे, किताब ही चिन्हित दुकान से मिलेंगे। इस साल इतना ज़्यादा फीस बढ़ गया है, ड्रेस महंगा हो गया है,
पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है इस समय। एजुकेशन पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है कि उसको बच्चे, जब हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे। फीस में भी बहुत ज़्यादा, हर साल फीस बढ़ा देंगे। इस साल 2000 है तो अगले साल 200-300 नहीं बढ़ाएंगे, इकट्ठा 2000 4000। इस साल 2000 एक साथ बढ़ गई है ना। पिछले साल मान लीजिए अगर हमारे बच्चे का 2500 था तो इस समय 4500 हो गया है। कानपुर के निजी स्कूलों ने भी मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी की है। बच्चों को विशेष दुकानों से ही कॉपी किताब खरीदने को कहा जा रहा है, साथ ही स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदने को कहा जा रहा है। स्कूल की इस मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। प्रशासन का कहना है कि शिकायतें मिली है, जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। फीस बढ़ोतरी के नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। हर बार हर साल कहा यही जाता है, कहानी जस के तस रहती है। ड्रेसेस के नाम पर, ड्रेस तो एक मामूली हमारे कानपुर में परेड बाजार है, वहाँ से एक सस्ते रेट पर भी बच्चा कपड़े लेकर के माँ बाप के द्वारा पहन सकता है। वो स्कूल से ही क्यों ले? जो ड्रेस 200 रुपए की है वो बाहर 500 रुपए की मिल रही है, सिर्फ स्कूल और ड्रेस वालों की मिली भगत से। आज पेरेंट्स महंगी कॉपी किताबें खरीद रहा है, ठीक है, जो अगले साल चेंज हो जाती है, उसके किसी काम का नहीं बचेगा, लेकिन वो उसको इतना प्रेशर दे करके खरीदने पर मजबूर कर देते हैं कि पेरेंट्स को लेना पड़ जाता है। अब 9,000-10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे इतना मतलब अफोर्ड करेगा? जो जनपदीय शुल्क नियामन समिति है उसका गठन कर लिया गया है और इसमें जो शिक्षक अभिभावक सदस्य के रूप में एक होने चाहिए उनको भी नामित किया गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नामित किया गया है। इसके अलावा हमारे DIS और एक्सिंग PWD हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे स्कूल जो भी संचालक हैं कि प्रावधान ये है कि जो भी वो फीस तय करेंगे वो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिवस पूर्व उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी निर्देश है कि कोई भी जो फीस है वो शुल्क जो भी लेना है उनको, उसकी रसीद उनको दी जाएगी। इसमें ये भी निर्देश है कि कोई भी विद्यालय किसी विशेष दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। प्रावधान, नियम, कानून, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल आपने अभी जो बाइट सुनी उसमें नजर आई, लेकिन कानपुर में भी अभिभावक जस के तस परेशान है। पेरेंट्स जो है स्कूल की बढ़ती हुई फीस को लेकर शिकायतें जो है वो कर रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक अग्रवाल जी, सवाल अब यहां पर यह है कि बतौर एक ऐसे फोरम में जो कि भारत के तमाम पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, कोई इस तरीके की मुहिम, कोई इस तरीके का कदम क्या आप लोग अपने स्तर पर उठाने की आने वाले दिनों में सोच रहे हैं, जिसके जरिए ये हर साल जो इसी समय पर जब स्कूल के एडमिशन्स का टाइम होता है ये चर्चा होती है, पूरे साल फिर पेरेंट्स फीस जो है वो बढ़ते रहते हैं और कहानी जो है वो फिर अगले साल यही सुनाई जाती है, बात की जाती है कि ये कानून है, ये एक्शन होगा, लेकिन मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी कैसे हो रही है ये आपने झांसी में सुना, ये आपने सुना वाराणसी में। हमारे साथ जो अभी जुड़ी हुई हैं दीक्षा, वो खुद बता रही हैं कि किस तरीके से फीस में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, अब देखो 1997 से लड़ाई करते करते आज 27-28 साल हो गए हैं और शुरू दिल्ली से हुआ और उसके बाद सारे देश के अंदर पेरेंट्स एजिटेशंस पे उतर आए और कई जगह तो पुलिस में केसेस भी बने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सरकारों की जिम्मेदारी है, मतलब उनके पास पावर्स भी हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कमर्शलाइजेशन को चेक करना, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल है। अब ये जो कानून है, बहुत सारे तो कानून ही डिफेक्टिव बनाए रखे हैं इन्होंने, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत होगा। और जो इफेक्टिव बनाए भी हैं तमिलनाडु 2-4 स्टेट्स ने, उसको सरकारें जो है ना कहीं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। वो अगर आपने आज हमसे पैसे ले लिए और 10 साल आप ये डिटर्मिनेशन करते रहे कि वो सही है या नहीं। अब आप देखिए ना, जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने 4-5 साल लगा के कोई 1000 स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का अकाउंट देखा। उसमें उन्होंने देखा कि 80% जो स्कूल हैं उन्होंने 6 पे कमीशन के ग्राउंड पर एक्सक्यूज पे लोगों से एक्सेस फीस ले ली। अब उन्होंने जो है ऑर्डर करा कि ये सब वापस करो 9% इंटरेस्ट के साथ।
अब वो सारे के सारे हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में कुछ पैसा जमा हो गया, कुछ स्टे हो गया, वो पैसा आज तक नहीं मिला। मतलब 2009 का जो इन्होंने पैसा लिया, कोर्ट कमेटी ने कहा दो वापस, आज तक नहीं मिला। और उसके बाद फिफ्थ पे कमीशन के नाम पे 97 में इन्होंने 400 करोड़ हमसे ले लिया, वो आज तक वापस नहीं हुआ है। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसने 2010 के अंदर 25 स्कूलों का जो है वो ऑडिट किया, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, और उन्होंने देखा कि कम से कम 20 स्कूल ऐसे हैं जो मतलब एकदम बेईमानी करते हैं। यहाँ तक भी बेईमानी करते हैं कि जो टीचर्स तनख्वाह जो दिखाते हैं उस तनख्वाह में से भी ले लेते हैं, उनके चेक बुक भी अपने पास रख लेते हैं। मतलब ये तो टीचर, ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, ये तो पेरेंट्स को भी, और लॉजिक स्कूल्स ये दे रहे हैं कि हम 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन जो है वो हम लागू कर रहे हैं, इसीलिए हम फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये लॉजिक दे रहे हैं। मेरे साथ सीबी शर्मा जी है। सीबी शर्मा जी, आपने सरकारी स्कूलों की बात की, वो अपने आप में एक वैलिड पॉइंट है जो डिबेटेबल है और सरकार की जवाबदेही है, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। एक प्राइवेट स्कूल नोएडा का नामी ग्रामी है, नाम हम नहीं लेंगे, कंपोजिट फीस के नाम पर वो 57,932 रुपए जो है वो वसूलता है। ये कंपोजिट फीस क्या होती है ये जरा मैं समझना चाहता हूं। उसके बाद वो एग्जाम फीस के नाम पर 400 रुपए जब वसूलता है, तो क्या जब स्कूल में एडमिशन होते हैं तो उस एडमिशन में एग्जाम फीस क्या अलग से दी जाए, ये कहां तक वैलिड है? क्या स्कूल्स का ये काम नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाएं और फिर एग्जाम लें और उसी के बेसिस पे तो बच्चे अगले क्लास में प्रमोट होते हैं? तो ये एग्जाम फीस कहां से जुड़ जाती है? और ये कंपोजिट फीस क्या है, इसका ब्रेकअप क्या है जो 57,000 का है? ये स्कूल जब नहीं देते हैं तो ये अपने आप में तो बड़े सवाल है ना सर। चंदन जी देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल जायज प्रश्न है और इसका उत्तर मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं जिस बात को कर रहा हूं, कंपोजिट फीस लेकर के विद्यालय अपनी गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसके स्कूल में आए। मैं पहले भी बोला हूं, देखिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा दाम देना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि ये अच्छी बात नहीं लगे जी, लेकिन सर सवाल ये है ना, सवाल ये है ना जो सवाल हमने पूछा। हाँ, पेरेंट्स क्यों ये पूछते हैं कि उनको, चंदन जी 2 मिनट इस बात को सुनिए प्लीज। हाँ सर, आपकी आवाज मेरे कट रही बच्चे थी। को एसी रूम मिले, एसी बस मिले, और अभी ज्योति जी जैसा कह रही थी, आपने ये कह दिया कि साहब कि स्कूल बस में एक लेडी गार्ड भी होगी, एक जेंट्स भी होगा, इसका दाम कहां से आएगा? तो मेरा ये कहना है ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये मिल सकती है। चंदन जी, अगर आपने जो सेस का पैसा इकट्ठा किया है, जरा सीएजी का रिपोर्ट पढ़िए। देखिए, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर प्रश्न उठाता हूं, इसलिए मुश्किल होता है उत्तर देना और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। सेस का पैसा सीएजी ने रिपोर्ट किया है, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार के पास रखा है, आप उसको क्यों नहीं बांटते हैं? लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार और प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत है, आप यही कह रहे हैं ना सर? नहीं, सुनिए जरा एक बात सुनिए। आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज तक ठीक है, चीन नंबर 1 था। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की मेरे पास कमी है। दिन भर आज हम इस मुहिम के जरिए अभिभावकों की आवाज जो है वो उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्कूलों की फीस जो है वो बढ़ाने का आधार क्या है, क्योंकि जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी है उसको लेकर ये बड़ा सवाल है। नहीं, मैं जब मेरे पास में माध्यमिक शिक्षा विभाग था, मैं उप मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, तो बहुत सारे सुधार हुए थे। उसमें मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक का ये प्रकरण गया था और वहां से सर्वमान्यता प्राप्त हुई थी इसे। और ये जो एक्ट हमारा पास हुआ था वो संभवतः अप्रैल में ही, इसको 2018 अप्रैल में ये एक्ट पास हुआ था, और इसे जो कहा गया था वो स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालयों के लिए था ये। और इस एक्ट को जो बाद में पुकारा गया वो इसकी महत्ता को देखते हुए इसे शुल्क नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत इसको लिया गया था। और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बिल था वास्तव में पूरी तरीके से बड़ी लंबी एक व्यवस्था चली थी, जिसमें हमने स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से
विभिन्न अभिभावक संघ के लोगों से सबसे मंत्रणा करने के बाद इस बिल को हम लोगों ने लागू किया था। जिसको कहना चाहिए कि सर्वस्पर्शी और पारदर्शी व्यवस्था थी, उसको लोगों ने स्वीकार किया था। और इसमें ये नहीं है कि केवल जो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो हमारा प्रयागराज बोर्ड है वही होगा, इसमें सीबीएसई है, आईसीएसई है और जो जितने भी बोर्ड हैं वो सारे के सारे इसके अधिकार क्षेत्र में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमाओं के अंतर्गत इसका अधिनियम बना दिया। और माननीय न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट रहा हो, चाहे उच्चतम न्यायालय तक का ये प्रकरण गए थे और कहीं से भी इसमें कोई राहत या स्टे जो विद्यालय एसोसिएशन थे उनको नहीं मिला था। इसका मतलब केवल यही था कि हम विद्यालयों की जो अध्यापन की प्रक्रिया है उसको भी हम प्रभावित ना करें। अगर कोई बहुत अच्छी दे रहा है तो उसके खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो हमारे बच्चों का शोषण करें, अभिभावकों को ज्यादा फीस देना पड़े। इसके लिए एक सर्वमान्य निर्णय निकाला गया था और इसमें तमाम अभिभावक समितियों से भी हम लोगों ने बात किया था। दिनेश जी, अब बात किताब की, उनकी बताई किताब को उनकी बताई जगह से खरीदना पड़ता है बच्चों को, जबकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके दाम कम हैं और लोगों ने तो ये भी बताया कि 5 से 6 गुना ज्यादा कीमत पर किताब जो है वो पेरेंट्स को खरीदनी पड़ती है। तो इसको लेकर कोई नियम तो होना ही चाहिए ना। हाँ, देखिए, इसको मैंने बताया, ये भी शुल्क अधिनियम दिया है और पहली बार 2018 में ही मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का पैटर्न पर कोर्स को हम लोगों ने जो व्यावसायिक परख हो उसको हमने बनाया था और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में पुस्तकों के मूल्य थे वो पूरे देश में सबसे कम थे। यानी अगर दिल्ली में वो 100 रुपए की किताब बिकती थी तो उत्तर प्रदेश में वो 30 रुपए में थी, यानी 70% कम दाम के पुस्तकें 2018 से और 22 तक हमने उपलब्ध कराई थी हमारी सरकार ने। और उस समय ज्यादा दाम पे कोई बेचे तो हम लोगों ने उसके रेट अपने वेबसाइट पे, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे डाल दिए थे और वो शुल्क थे। अगर वो माने बाजार में वो बेचते नहीं है तो इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि एनसीईआरटी से सीधे जो सरकारी विद्यालय होते थे, हमारे राजकीय विद्यालय, वहां पे काउंटर पे वो एक नियत दाम पे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे दाम लिखे होते थे, कोई भी जाके उनको परचेस कर लेता था। इसलिए इसका डर था कि कोई भी दुकानदार एनसीईआरटी के पुस्तकों पर जो छपे मूल्य थे वो मूल्य चूंकि वेबसाइट पे हमारे डले होते थे उससे ऊपर कोई ले नहीं सकता था। लेने पर ये एक कानूनी अपराध की श्रेणी में बनाया गया था इसे। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनडीटीवी की इस मुहिम में अपना पक्ष जो और अपनी बातें जो है वो हम तक रखने के लिए। और लगातार देखिए आज दिन भर जो है हमारी एक खास मुहिम जो है वो चल रही है और इस खास मुहिम में हम जिस तरीके से स्कूलों की तरफ से मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की जा रही है, इस पर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अभिभावकों का जो दर्द है वो हम सामने रख रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि हर साल निजी स्कूलों में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है वो आखिर कितनी जायज है। एक नंबर जो है वो स्क्रीन पर है, आप भी इस नंबर पर अपनी परेशानी जो है हमसे इस मुद्दे से जुड़ी साझा कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, खबरों का सिलसिला जारी है। तो एनडीटीवी की मुहिम लगातार जारी है और न केवल हम देश के बड़े राज्य बल्कि देश के तमाम शहरों में किस तरीके से फीस की बढ़ोतरी से अभिभावक परेशान हैं वो हम दिखा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय में भी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत होते ही एडमिशन की होड़ लग गई है। वहीं पहले से जो छात्र स्कूल में हैं उनके माता पिता भी परेशान हो गए। एक तो स्कूल फीस की बढ़ोतरी, दूसरी ओर किताबों और यूनिफॉर्म या दूसरे मदों में फीस वसूली। ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि 10वीं तक की पढ़ाई एनसीईआरटी की किताबों से ही होनी चाहिए क्योंकि उन्हें ऊंची दर पर स्कूल के निर्देशों पर किताबें खरीदनी पड़ती है। साथ ही अधिकतर स्कूल हर साल यूनिफॉर्म भी बदल दे रहे हैं। ऐसे में इसकी सीधी मार उनकी जेब पर पड़ती है। एक तो नामांकन के नाम पर जब उसी एक ही स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो एक सत्र से दूसरे सत्र में दूसरे क्लास में जाने पर 10,000 से 15,000 रुपया
विकास शुल्क के नाम पर ले लिया जाता है। हम बता रहे हैं कि हर क्लास अगर बच्चा प्रवेश करता है, हर क्लास में एडमिशन होता है और कपड़ा के नाम पर, वस्त्र के नाम पर, ड्रेस के नाम पर अवैध तरीका से रुपया वसूला जाता है, बुक के नाम पर अवैध तरीका से रुपया वसूला जाता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है, आप बेगूसराय के कोई भी मार्केट जाइएगा, इस कॉलेज का, इस स्कूल का बुक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे दो बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी विद्यालय में पढ़ते हैं और जब अगली कक्षा में जाते हैं तो फिर से री एडमिशन। भैया ये री एडमिशन क्या होता है? आप ही के स्कूल में मेरा बच्चा जब पढ़ रहा है, हमने नाम तो कटाया नहीं, फिर री एडमिशन, और री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। 5,000 से 15,000 तक स्कूल वाले वसूल रहे हैं कि इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ये कोई कंट्रोल टीम बनाया गया है। ये स्कूल का गुंडागर्दी है। हम पूछते हैं सर कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में री एडमिशन एक मोटा रकम में लिया जाता है सर। फीस बढ़ोतरी पहले 500 रुपये देना होता था, अगर मान लेते हैं तो फिर 1000, 1500, धीरे धीरे वो बच्चा क्लास 8, 9, 10 पहुँचते 2000 तक पहुँच जाता है। वो प्रत्येक मंथ की फीस होती है और साथ ही साथ अदर चार्जेस भी जुड़ते चले जाते हैं। स्पोर्ट्स चार्ज हैं, ढेर सारे चार्ज हैं, और पूछने पर कहा जाएगा तो कहेंगे कि ये तो स्कूल का एक्टिविटी है, एक्टिविटी चार्ज है। ये सब कुछ स्कूले से मिलता है, सब कुछ स्कूले में लेता है पैसा, सब संस्था चला रहा है, मजबूरी में देना पड़ता है। तो बेगूसराय हो या फिर पटना हो, जबलपुर हो, वाराणसी हो, कानपुर हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, कहानी जो है वही है अभिभावकों की कि स्कूल की फीस बढ़ोतरी से वो लगातार परेशान है और इसीलिए लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आज दिन भर ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी। स्कूल फीस की फांस में हम लगातार सवाल जो है वो ये उठाते रहेंगे कि हर साल निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी कितनी जायज है। 7303388311 पर मैसेज कर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और एनडीटीवी की इस मुहिम का हिस्सा बने।